नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम देश देशांतर में। मैं हूं कवीन सचान। कोरोना वायरस का कहर दुनिया के तमाम देशों में लगातार बढ़ रहा है और हम भी इससे अछूते नहीं हैं। लेकिन आज हम बात करने जा रहे हैं कि असल में कोरोना का संक्रमण कैसे फैलता है और दुनिया में इसके क्या उदाहरण हैं। और जब हम बात कर रहे हैं कि संक्रमण कैसे फैलता है तो बहुत अहम है कि उसके कई सारे तरीके हैं, जिसका एक तरीका है कि हम यानी कि किस तरीके से जो संक्रमित व्यक्ति है उससे दूर रहें, और साथ ही क्या और जो संक्रमित व्यक्ति है वो किन लेयर्स को या कहां पर उसने टच किया है, छुआ है, और अगर क्या छूने से दूसरे इंसान को फैल रहा है, या किस तरीके से हम इन चीज़ों को अवॉइड कर सकते हैं, रोक सकते हैं सावधानी के तौर पर। ये समझेंगे आज अपने इस कार्यक्रम में तीन खास मेहमानों के जरिए। हमारे साथ स्टूडियो में हैं डॉक्टर पुनीत मिश्रा हैं, कम्युनिटी मेडिसिन एम्स से हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ डॉक्टर तरुण भटनागर हैं, ICMR से, आपका स्वागत है। और डॉक्टर आरती बहल हमारे साथ हैं NCDC से। डॉक्टर आरती, बहुत बहुत स्वागत आपका। शुरुआत में करना चाहूँगा डॉक्टर तरुण आपसे, क्योंकि पहले जो फोकस है कि संक्रमण अब तक हम देख रहे थे दुनिया के तमाम देशों में कि अगर कोई भी पेशेंट, कोई भी शख्स पॉजिटिव है, उसके सीधे संपर्क में आने के बाद संक्रमण का एक पहला तरीका है। दूसरे तरीके पर ये क्या बाय एयर या हवा के जरिए संक्रमण का खतरा या इस तरह की कोई साइंटिफिक अब तक रिसर्च दुनिया के देशों में आ रही है, वो क्या है? और तीसरा, स्पर्श के जरिए अगर संक्रमित व्यक्ति किसी एक लेयर को, किसी एक ऑब्जेक्ट को छूता है तो उससे किस तरीके के खतरे हो सकते हैं? क्या वो संक्रमण का एक कारण बन सकता है? जी, तो अभी तक जितनी जानकारी प्राप्त हुई है, जो अलग अलग स्टडीज़ हुई हैं दुनिया में, तो सबसे पहले तो ये जो पहले से पता है कि जैसे अदर दूसरे रेस्पिरेटरी वायरसेस हैं, उसी तरह ये भी हवा के थ्रू फैल सकता है। बट हवा में बेसिकली ये जो हम कुछ थूक बाहर आती है, जो कण हैं, जो उसमें ज़्यादा पाया जाता है। और जितनी देर तक ये कण हवा में रहेंगे उतनी देर तक वो आपका संक्रमण का खतरा बना रह सकता है। ये भी पता है कि ये कण ज़्यादा दूर तक नहीं जाते हैं, तो आप जो अभी गाइडलाइन चल रही है कि 1 मीटर की दूरी बनाए रखें, ये इसीलिए है कि 1 से 2 मीटर तक ही अगर कोई खांसता है तो वो कण जो हैं वो हवा में जा सकते हैं और किसी और व्यक्ति को डायरेक्ट इफेक्ट कर सकते हैं। यानी कि किसी मटेरियल के साथ में, चाहे वो लार हो या थूक हो या कुछ इस तरीके की चीज़ें, जी, उसी के जरिए हवा में ये रह सकता है। हवा में कुछ देर के लिए रह सकता है। अभी जो रिसेंट एक स्टडी पब्लिश हुई है उसमें करीब बताया गया है कि ये करीब अब 2 से 3 घंटे तक ये हवा में रह सकता है। तो इसलिए जो संक्रमित व्यक्ति है उससे दूरी बनाना आवश्यक है। उसके अलावा अलग अलग चीज़ों पर भी ये जब आपकी लार या थूक गिरेगा। जी, कि डॉक्टर पुनीत, हवा का जो पहला फैक्टर है, क्योंकि ये भी बहुत समझना ज़रूरी है दर्शकों के लिए भी कि असल में वो जो बातें हैं वो कितनी सही है, या अब तक साइंटिफिक तौर पर हम कितना करीब पहुंच पाए कि वाकई एयर के ज़रिए ये फैल सकता है, कितनी देर तक, उसमें किस तरीके के वाहक, थूक, लार, या फिर मैं कहूँगा कि स्नीजिंग हो रही, छींक आ रही है, वो ही मुमकिन है, बिना उसके ये संभव नहीं है कि वो कहीं और फैले। जी, बहुत अहम बात आपने की है कि फैल कैसे रहा। जैसे हमारे साथ डॉक्टर तरुण बैठे हुए, उन्होंने बताया कि हवा में जब अगर आदमी खांस रहा है या छींक रहा है तो जो छोटी ड्रॉपलेट्स हैं, एरोसॉल्स हैं, ठीक है, उनके द्वारा अगर कोई दूसरा आदमी लेता है तो उससे फैल सकता है, एक बात। दूसरी बात क्या है कि जिस समय वो खांस रहा है या छींक रहा है तो जो भी पास में सरफेसेस हैं वहाँ पे वायरस अगर कोई खांसेगा तो कुछ दूरी तक वो ट्रैवल कर सकती है और उसके बाद वो सेटल हो जाएगी जो भी सरफेस है उसके ऊपर। तो वो डिस्टेंस हमने बताया करीब करीब 1 मीटर से ज़्यादा नहीं हो सकती है। तभी हमने बताया कि अभी तक की जो जानकारी है हम लोगों से यही कह रहे हैं कि कम से कम 1 मीटर की आप दूसरे लोगों से डिस्टेंस बना के रखिए। एक चीज़ ये है। और हवा में जहाँ तक रहने की बात है, जैसे डॉक्टर साहब ने भी बताया स्टडी की जिसकी ये बात कर रहे थे, अभी 3 दिन पहले एक स्टडी आई है जो UCLA और NIH की है, और उन लोगों ने अमेरिका में जो पब्लिश की है स्टडी, उसमें उन्होंने बताया कि एरोसॉल जो है हवा में 3 घंटे तक रह सकते हैं। और कुछ सरफेसेस पे और उन्होंने स्टडी की है जिसके बारे में अभी हम प्रोग्राम में विस्तार से अगर समय रहेगा तो ज़रूर चर्चा करेंगे। लेकिन हमें ये भी समझना पड़ेगा कि जब हम ये स्टडी हुई है, जो मॉडलिंग उन्होंने की है वो एक एटमॉस्फेयर में की है, राइट, जो उनका लैब का एटमॉस्फेयर है। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिस पे ये कारक निर्भर करते हैं। एक चीज़ है कि आपका उसमें कितना ह्यूमिडिटी है, कितना टेम्परेचर है, वो भी इसके ऊपर असर डाल सकते हैं। क्योंकि एक बहुत नया वायरस है,
हमें इसके बारे में दिन प्रतिदिन नई जानकारी मिल रही है, और जैसे जैसे टाइम इवॉल्व होगा, जैसे जैसे और जानकारी आएगी, हम उसमें और स्पष्ट रूप से बता पाएंगे। लेकिन हाँ, ये बिल्कुल पक्का तथ्य है कि जो ह्यूमिडिटी का इफेक्ट है, जो टेम्परेचर का इफेक्ट है, वो ज़रूर पड़ता है इस वायरस के ऊपर, कि कितनी तेज़ी से फैल सकता है या कितनी देर तक रह सकता है हवा में और डिफरेंट सर्फेसेस में। जो अमेरिका की जब मैं बात कर रहा था, तो जैसे हमारे यहाँ डिफरेंट एजेंसीज हैं, NCDC है, ICMR, अमेरिका की एक एजेंसी है NIH, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, जो वहाँ की सरकार की एजेंसी है। उन्होंने अभी एक न्यूज़ रिलीज़ दिया है 2 दिन पहले, जो उसमें वो क्या लिखते हैं कि जो स्टडी के बेसिस पर उन्होंने लिखा है, दिस साइंटिस्ट फाउंड दैट सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2 was detectable in aerosols for up to 3 hours, up to 4 hours on copper and up to 40 hours on cardboard and up to 2 to 3 days on plastic and stainless steel। तो ये जो उनकी फाइंडिंग्स हैं, ये उन्होंने बताई हैं एक लैब के एटमॉस्फेयर में मॉडलिंग करके, ताकि दुनिया को बता सकें एक हमारा जो साइंटिफिक लिटरेचर है। अब आगे हम इस पर बात करें कि इसके प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस क्या हो सकते हैं, जिससे कि हमें बचाव में सुविधा मिल सके। डॉक्टर आरती, एक चीज़ मैं समझना चाहूँगा, जो कि जैसे दोनों पैनलिस्ट ने कहा, एयर के थ्रू खतरा सबसे कम है, क्योंकि डिस्टेंस अगर हम मेंटेन करते हैं, और जैसे कि डॉक्टर पुनीत ने कहा, वो भी बहुत अहम फैक्टर है कि किस तरीके से मॉइस्चर का लेवल है, टेम्परेचर है, वो भी उसमें कारण के तौर पर, या फिर उसका एक अपना इम्पैक्ट हो सकता है कि बाय एयर अगर ये स्प्रेड हो सकता है, 1 फीट या 2 मीटर के डिस्टेंस को कवर करता है, तो वो भी बड़े क्रूशियल हैं। किस तरीके से इस फैक्टर को हम, यानी कि पब्लिक, अवॉइड कर सकती है, ख़ास तौर पर जब आज के माहौल में हम देख रहे हैं कि मौसम चेंज होता है, काफ़ी ज़्यादा स्नीजिंग या कोल्ड की समस्याएं हमारे देश में सामने आती हैं? एक्चुअली अगर आप देखो तो हमारे देश ने भी अभी जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने गाइडलाइंस निकाली हैं, उसमें एक सोशल डिस्टेंसिंग की गाइडलाइंस भी हैं, जिसमें हम कह रहे हैं कि जितना हो सके लोगों से 1 मीटर की दूरी बनाए रखो, हाथ मत मिलाओ, किसी से मिलो तो दूर से ही बातें करो। और उसके अलावा जैसे ये स्टेयर केस है, जो सीढ़ियों की रेलिंग है जिसको हम पकड़ के उतरते हैं, उसको भी जितना हो सके हमें पकड़ के नहीं उतरना चाहिए। और बाकी जो टेबल वगैरह है, कुर्सियां हैं, वो हमें ऑफिसेज में, स्कूल्स तो बंद हो गए, बाकी जगहों पे भी कोशिश करनी चाहिए कि उनको भी हम डिसइंफेक्ट करें रोज़। लेकिन टेम्परेचर को लेकर जो बातें कही जा रही उस पर थोड़ा सा मैं चाहूँगा, अगर आप कोई ऐसी रिसर्च या कोई ऐसी जानकारी अब तक मिल रही है WHO या फिर हमारे देश में जो एजेंसी है NCDC, या आपकी कोई फाइंडिंग्स हो इसको लेकर, टेम्परेचर कितना मैटर कर रहा है किसी भी सरफेस पर, उसके मैं कहूँ कि वायरस के जिंदा रहने या फिर उसके आगे संक्रमित होने को लेकर? टेम्परेचर, जैसे कुछ गर्म देशों में भी अभी भी डिजीज़ स्प्रेड हो रही है, सो स्टडीज़ अभी चल रही हैं कि टेम्परेचर का उस पर क्या असर हो रहा है। बट गर्मी जैसे आ रही है तो वायरस की लॉन्जिविटी इसमें कम हो जाएगी, बिकॉज कहते हैं कि वायरस 50 to 60 डिग्रीज के बाद ये डिसइंटीग्रेट होनी शुरू हो जाती है। ओके डॉक्टर तरुण, अब मैं आता हूँ अलग अलग सरफेस पर, जो कि जिसका थोड़ा सा जिक्र डॉक्टर पुनीत ने किया, इसको लेकर क्या है कि सरफेस पर कोई भी वायरस, खासतौर पर कोरोना की जब बात कर रहे हैं, ग्लास मेटल पर या फिर मैं कहूँ कि स्टील मेटल पर, वुड पर, पेपर पर, क्या इसको लेकर अब तक फाइंडिंग है? और इंडिया जैसे देश में ये संक्रमण के लिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा वल्नरेबल कहा जा रहा है, तो फिर हम उस दिशा में सोचना शुरू कर रहे हैं, क्या करने के उपाय होंगे? जी, तो जैसा कि अभी डॉक्टर पुनीत ने भी बताया कि सबसे ज़्यादा देर तक जो ये रह सकता है, जो अभी तक स्टडीज़ पाई गई हैं कि वो है प्लास्टिक्स, जिसमें कि ऑलमोस्ट 3 दिन तक ये पाया गया है स्टडीज़ में कि ये वहाँ पे वायरस वहाँ से इकट्ठा किया गया है। उसके अलावा करीब 2 दिन तक जो है आपका स्टील वाले सरफेस हैं, और करीब 1 दिन तक जो है आपका कार्डबोर्ड, पेपर, ये सब है। बाकी जो दूसरे भी उन्होंने कॉपर जैसे लिया, तो वो कुछ 5-6 घंटे था। तो जनरली ये मानना चाहिए कि ये काफ़ी देर तक रह सकता है। एंड जैसा कि अगेन डॉक्टर पुनीत ने बताया कि वो किस एनवायरनमेंट में कितनी देर तक रहेगा, वो डिपेंड करेगा उस एनवायरनमेंट के ऊपर, बट डेफिनेटली ये काफ़ी देर तक रह सकता है। हालांकि ये स्टडीज़ ये नहीं बता रही हैं कि जो वायरस पाया गया है, बट क्या वो वायरस किसी और को
संक्रमित कर सकता है कि नहीं, उसकी क्षमता रखता है कि उसकी नहीं, क्षमता रखता है कि नहीं, ये अभी तय नहीं है, लेकिन वायरस है, इतना कह सकते हैं। ये जो टाइम लिमिट आपने कहा कि अलग अलग सरफेस पर है, तो पुनीत, तो ये अगर देश के लिहाज से देखा जाए, एक एक करके मैं अगर आना शुरू करूं कि घर में हम स्टील या प्लास्टिक से शुरू करें, इसके प्रोडक्ट हम इस्तेमाल करते हैं, बाहर जाते हैं, करते हैं, किस तरीके से संक्रमण का खतरा, जो कि हालांकि अब तक ये प्रूवन नहीं कि कितने घंटे है, मॉइस्चर टेम्परेचर आपने कहा कि वो डिपेंड करता है उसके ऊपर, लेकिन खतरा कितना है संक्रमण का, उसको रोकने के लिए एक पब्लिक का, हमारा सोसाइटी का किस तरीके के कदमों की जरूरत है, उसको कैसे टच करें, कहाँ अवॉइड करें, और अगर टच कर लें तो फिर करें क्या? देखिए, ये जितनी भी जानकारी है, अभी हम जिस बीमारी से लड़ रहे हैं, कोरोना के जो इन्फेक्शन से हम पूरा दुनिया परेशान है और जिसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं, तो जो हमारा सबसे बड़ा जो अभी टूल है, जो हम कह सकते हैं हमारा शस्त्र जिसके द्वारा लड़ रहे हैं, वो हमारी एपिडेमियोलॉजी की जानकारी है। और मैं इसके बारे में बताने से पहले आपको छोटा सा बताना चाहूँगा कि जो एपिडेमियोलॉजी की जानकारी है, पब्लिक हेल्थ की जानकारी, उससे हम इफ़ेक्टिवली किसी बीमारी से कैसे लड़ सकते हैं और कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। इसका सबसे बढ़िया अगर उदाहरण आप देखेंगे तो जब 1850 के आसपास, 1854 में लंदन में कॉलरा फैला था, उस समय तक ये नहीं मालूम था कि ये बैक्टीरिया क्या चीज़ होती है, कि पानी से कैसे होता है, कुछ नहीं मालूम था। उन्होंने बहुत एपिडेमियोलॉजिकल उन्होंने जो स्टडी की, वो एपिडेमियोलॉजी के टाइप की स्टडी थी, उससे उनको मालूम चला कि साहब कैसे फैल रहा है, किस हैंड पाइप से फैल रहा है या कहाँ से वाटर सप्लाई से फैल रहा है, एंड उन्होंने पूरी तरीके से उसको कंट्रोल किया था। सेम वे जो अभी तक हमारे पास जानकारी है, क्योंकि दिन प्रतिदिन नई जानकारी आ रही है, जैसे 3 दिन पहले आया कि साहब ये डिफरेंट सर्फेसिस पे एरोसॉल्स में ये 3 घंटे तक जिंदा उन्होंने देखा, स्टील में कुछ ज़्यादा समय तक देखा, प्लास्टिक में ज़्यादा समय देखा, कार्डबोर्ड में 24 घंटे तक देखा। तो इस जानकारी का मतलब ये है कि हाँ, वायरस जिंदा है। अब अगली बात होती है कि कितनी आपको डोज चाहिए इन्फेक्शन के लिए और कितना विरुलेंट है जो दे सके, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया ना कि कितनी उसकी क्षमता है, तो इन सारी चीज़ों पे निर्भर करता है। उसकी जानकारी, साइंटिफिक जानकारी पूरी तरह से अभी हमारे पास नहीं है। तो सवाल ये उठता है कि जो अभी तक जानकारी है, इसके परिप्रेक्ष्य में हमें क्या करना चाहिए। बिल्कुल। तो उसका सबसे बड़ी चीज़ है कि आपने देखा होगा कि अभी हम ये बता रहे हैं कि आप अपने हाथ धोते रहिए फ्रीक्वेंट इंटरवल्स पे। क्यों बता रहे हैं? क्योंकि जो सर्फेसेज हैं, डिफरेंट सर्फेसेज, चाहे वो प्लास्टिक है या स्टील है या कार्डबोर्ड है, उस पर ये वायरस जिंदा रह सकता है और दूसरे व्यक्ति को फैल सकता है। तो अगर आप बाहर से आ रहे हैं, जैसे आपने बताया, इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन क्या है। कल भी कई लोगों ने सवाल किया था जब हमारा आपका प्रोग्राम था कि साहब हम बाहर से अगर कोई सामान लेके आ रहे हैं, मिल्क का पैकेट लेके आ रहे हैं, तो क्या हमें उससे इन्फेक्शन हो सकता है? मेरा जवाब यही कि यस, थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी है, क्योंकि अगर किसी ऐसे आदमी ने उसको हैंडल किया हुआ है जिसको पहले से इन्फेक्शन है और वहाँ पे वायरस आ चुके हैं और आपने उसी को टच किया और फिर उसी को अपने नाक या मुंह के पास लेके जाते हैं, तो आपको ज़रूर इन्फेक्शन हो सकता है। तो करना क्या है, आप अगर बाहर से ऐसी कोई चीज़ लेके आते हैं, आप बाहर से आते हैं, तो सबसे पहले थोड़ी सी ज़रूर मेहनत लगे कि आप अपना प्रॉपर तरीके से हैंड वॉश कीजिए, फ्रीक्वेंट हैंड वॉश करते रहिए। सबसे ज़रूरी मुझे लगता है जो अहम बात यह है अभी तक की जानकारी में, जो हम साइंटिफिक बेसिस पे आपको बता सकते हैं। दूसरी चीज़ ये कह सकते हैं कि जो सोशल डिस्टेंसिंग वाली बात की थी कि आप लोगों से या बाकी लोगों से करीब 1 मीटर की डिस्टेंस रखिए कम से कम, सो दैट कि अगर उनके ड्रॉपलेट्स में इन्फेक्शन है तो आपको नहीं लगे। दूसरी हम ये चीज़ कर सकते हैं। और तीसरा जो हमने बताया था कि कफ एटिकेट्स हैं, कि अगर आपको खांसी या छींक आ रही है तो मुंह ढक के रखिए या मास्क लगाइए अगर आप बीमार हैं। तो ये चीज़ है, सरफेस का ज़रूर फैल रहा है, लेकिन जितनी जानकारी है वो मैंने मुझे लगता है स्पष्ट रूप से दे दी है। उसमें अगर कोई आप सवाल करेंगे तो ज़रूर बताऊँगा। क्योंकि डॉक्टर तरुण, एक और चीज़ है कि अगर हम सरफेस पब्लिक प्लेसेस हैं, कुछ ऐसे ऑफिसेज हैं, या मैं कहूँ कि स्वास्थ्यकर्मियों की बात करें, या फिर हमारे जो सुरक्षा बल के जवान हैं जिनको इन हालात में भी मजबूरी है उनको काम पर रहना है, वो अगर उनके आसपास जो अलग अलग तरह की सरफेस हैं उसकी क्लीनिंग के कोई गाइडलाइंस किस तरीके से कर सकते हैं, अवॉइड वहाँ पर क्या कर सकते हैं? क्योंकि कई बार हमने देखा कि जैसे मेट्रो या ट्रेन में सफ़र करना कंपलसरी आपको जाना ही है और डिसइंफेक्ट ज़रूर शाम को हो रहा है, लेकिन उसके बाद कई सारे यात्री आते हैं और उसके बाद अगले यात्री अगर आप हैं, फैलने का खतरा हो सकता है, संक्रमण के वाहक हम बन सकते हैं। ये हम इस चेन को कैसे तोड़ें यहाँ पर? जी, तो जैसा कि डॉक्टर पुनीत ने बताया, हैंड वॉशिंग, हाथ धोना, तो आई थिंक उससे ज़्यादा सिंपल तरीका कोई नहीं है इस बीमारी से लड़ने के लिए। दूसरा ये देखा गया है, कई स्टडीज़, एक अभी रिसेंटली एक रिव्यू पब्लिश हुआ है जर्नल ऑफ हॉस्पिटल इन्फेक्शंस में मार्च में ही, जिसमें उन्होंने इस कोरोना वायरस नहीं, लेकिन जो दूसरे जो आपके सार्स है, मर्स है,
दूसरे कोरोना वायरसेस के ऊपर 22 स्टडीज़ का रिव्यू किया, जिसमें उन्होंने फाइनली ये कंक्लूड किया कि कुछ केमिकल्स हैं जो कि हम यूज़ कर सकते हैं क्लीन करने के लिए सरफेसेस को, जो ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं, जैसे कि करीब 62 to 70% एथेनॉल है, आपका 0.5% हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, आपका 0.1% सोडियम हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन है। तो जो भी इनफैक्ट जो गवर्नमेंट जो डिसइंफेक्शंस कर रही है मेट्रो में या दूसरी जगहों में, वो मोस्टली सोडियम हाइपोक्लोराइड या हाइड्रोजन पेरोक्साइड सॉल्यूशंस का ही यूज़ कर रहे हैं। और दूसरे कुछ और सॉल्यूशन जैसे क्लोरहेक्सिडीन है या बेंजिलकोनियम क्लोराइड है, उनकी इफ़ेक्टिवनेस कम पाई गई है जनरली कोरोना वायरसेस को डिसइंफेक्ट करने के लिए। तो जस्ट एक लोगों को ध्यान रखने के लिए कि जो भी वो यूज़ कर रहे हैं। दूसरा ये है कि अगर आप सैनिटाइज़र का यूज़ करते हैं, क्योंकि बोला गया है या तो हैंड वॉश करें, सोप एंड वाटर वो सबसे अच्छा है। अगर आपके पास साबुन और पानी की उपलब्धता नहीं है या कोई ऐसी जगह में आप नहीं हैं, आप ट्रैवल कर रहे हैं, तो ये रिकमेंडेड है कि आप अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइज़र वो यूज़ करें। उसमें मिनिमम आप बॉटल में देख सकते हैं कितना प्रतिशत अल्कोहल, इथेनॉल या डिफरेंट टाइप्स के अल्कोहल रह सकते हैं, बट मिनिमम 60% अल्कोहल होना अनिवार्य है, तभी वो जो कोविड-19 का वायरस है उस पर इफ़ेक्टिव पाया गया है। यहाँ पर एक छोटा सा सवाल, क्योंकि हम जब भी पब्लिक को या आम जनता को बताने की कोशिश करते हैं कि सब्स्टिट्यूट के तौर पर आप साबुन का इस्तेमाल करें, पानी के साथ धुलें, लेकिन अगर नहीं है तो आप सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। हमने देखा है देश में कि उसके चलते काफ़ी ज़्यादा कुछ शहरों में किल्लत आई और लोगों ने उसको कालाबाजारी के तौर पर भी इस्तेमाल किया। कुछ लोगों ने कहा कि क्या सैनिटाइजर की जगह जो स्पिरिट डॉक्टर इंजेक्शन लगाते वक्त यूज़ करते हैं, या फिर वो जो भी आप उसकी लैंग्वेज बोलते हैं, क्या वो सुटेबल है, उसकी जगह सब्स्टिट्यूट के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, या कुछ और चीज़ें अगर मेडिकल साइंस में हैं जिसको आप रेकमेंड करते हो कि अगर साबुन और पानी या सैनिटाइजर नहीं है तो उसके ऑप्शंस के तौर पर हम इस्तेमाल करें हाथ धुलने के लिए? आई थिंक इस सवाल के जवाब में सबसे पहले तो मैं ये रीइटरेट करना चाहूँगा कि सबसे सस्ता और सबसे इमीडिएटली उपलब्ध आपके पास साबुन और पानी है। उसके अलावा आपने स्पिरिट की, जैसे हॉस्पिटल्स में जो यूज़ होता है जनरली, उसमें इशू अगेन वो देखना स्पिरिट में भी ऑफकोर्स डेफिनेटली 60% से ज़्यादा अल्कोहल है, लेकिन हमको ये भी देखना है कि वो किस काम के लिए। अगर सब लोग स्पिरिट का यूज़ करने लगेंगे तो हॉस्पिटल्स का क्या होगा। इसी तरह जो कि जैसे मास्क की बात आती है कि हम लोग सब N95 यूज़ करने लगेंगे तो फिर हॉस्पिटल में क्या करेंगे। तो जो आसान तरीके हैं उनका उपयोग करें, बाकी अगर कुछ भी नहीं है तो डेफिनेटली जो अवेलेबल है डेफिनेटली उसका उपयोग ज़रूरी है। डॉक्टर आरती, मैं आपका चाहूँगा, क्योंकि NCDC की ओर से बेसिक अगर हम अभी तक हम जो अवेयर कर रहे हैं या फिर हम जानते हैं पब्लिक के तौर पर कि हम खुद के हाथ को कैसे साफ करें, किस तरीके से हम उससे बचें, लेकिन आज सबसे अहम ये भी है कि किस तरीके से हम उन लेयर्स को, उन सरफेसेस को भी क्लीन रखें जो हमारे आसपास हैं। क्या आप कहना चाहेंगे और किस तरीके के आप रिकमेंडेशंस देती हैं उनको क्लीन करने को लेकर, या उनको टच करें, कब करें, कैसे करें, कितने घंटे तक अवॉइड करें? देखिए, हाथ जो धोने हैं उसको तो हमें साबुन पानी से 20 सेकंड के लिए कंटिन्यूसली धोना चाहिए ताकि वो वायरस हम हटा सके। और जहाँ तक कि सरफेसेस का सवाल है, जो रोज़मर्रा यूज़ होती है सरफेसेस, उनको जो अभी डॉक्टर तरुण ने बताया उन एजेंट से हम साफ़ कर सकते हैं। और अगर घर पे है और हमें ये चीज़ें नहीं पता कहाँ मिल रही हैं तो हम हाउस होल्ड ब्लीच सॉल्यूशन बना सकते हैं, जो कि 1 टेबलस्पून ब्लीच को हम 1 लीटर पानी में घोलकर आधा घंटा रख के उसको यूज़ कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि एटलीस्ट कुछ नहीं करने से वो करना ठीक है। और बाकी जो हमारी रोज़मर्रा की ऑफिस में चीज़ें हैं, जैसे कंप्यूटर का कीबोर्ड हो गया, अपनी टेबल हो गई, पेन हो गए, इसको ज़्यादातर कोशिश करें कि पेन शेयर ना करें। और दूसरी चीज़, इन चीज़ों को भी हमें स्पिरिट से या फिर ये 0.5% हाइड्रोजन पेरोक्साइड या ब्लीच से साफ़ करना चाहिए, सोडियम हाइपोक्लोराइड से। जी डॉक्टर पुनीत?
क्योंकि सरफेस को क्लीनिंग अगर मैं कहूँ कि पब्लिक करना चाह रही है और हम सबको करना भी चाहिए, मुझे लगता है, चाहे हमारी गाड़ी हम इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी अगर जा रहे हैं या फिर हम किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं, आपका कंपलसरी ऑफिस जाना, किस तरीके से हम सरफेसेस को अपने आप को क्लीन करने के अलावा, हैंड वॉश के अलावा उन सरफेसेस का ध्यान रखें और वहाँ पर क्या अवॉइड करें और कैसे उसको क्लीन कर सकते हैं। ये अभी डॉक्टर आरती ने भी बोला है, डॉक्टर तरुण ने भी बोला, मुझे एक चीज़ लगती है कि हमें सरफेस क्लीन रखनी चाहिए। एक तो पैनिक नहीं चाहिए हमें किसी भी चीज़ के लिए, परेशान नहीं होना कि अरे किसी ने छू लिया तो क्या करें, क्योंकि वो एक ऐसी सिचुएशन आ जाएगी जिसको आप शायद नहीं कंट्रोल कर अवॉइड नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल। देखिए अभी क्या प्रिकॉशन चल रहे हैं हमें ये समझना पड़ेगा। जितने भी भारत में भी हमने ऐसी कोशिश की है और बाकी जगह भी अब कर रहे हैं कि एक नियमित अंतराल के बाद, जैसे सार्वजनिक परिवहन के जो साधन हैं, जैसे भारत में मेट्रो है या बसेस है, तो उनको एक गाइडलाइंस है कि आपको शाम को इनको इस तरीके से सफाई करनी है। या जो रेलिंग है, एयरपोर्ट पे रेलिंग लगी हुई है, मॉल्स तो खैर बंद कर रहे हैं धीरे धीरे, जहाँ पे भी रेलिंग है जा रहे हैं, अस्पताल में रेलिंग है, तो वहाँ पे उनको नियमित रूप से उसकी जो एजेंट्स हैं जिनके द्वारा उनकी सफाई होनी है, वो प्रिकॉशन हर जगह लिए जा रहे हैं। अब आता है कि आपको पर्सनल लेवल पर क्या प्रिकॉशन लेने हैं, क्योंकि इसको, इस बीमारी से लड़ने में हर आदमी की जिम्मेवारी है, हर नागरिक की जिम्मेवारी है, तभी हम इसे रोक पाएंगे। तो आपकी, जैसे अभी डॉक्टर आरती ने ही बोला कि एक तो आप कोशिश करें कि जहाँ पे सरफेसेस को कम टच कर, जहाँ पे भी है, अगर आपको बाहर टच भी हो रही है तो आप उसको हाथ धो के रखें। बाकी अगर आपको डिसइंफेक्ट करनी है कोई ऐसी चीज़ है, सपोज़ आपको लगता है कि आप लिफ्ट में जा रहे हैं, आपको बटन दबाना, तो कोशिश ये करें कि कुछ जगह मैंने ऐसे वीडियोस देखे थे कि उन्होंने कुछ स्टिक्स रखी हुई है, कुछ है जिससे आप दबा रहे हैं, लेकिन अगर आपने टच किया तो आप आइए अपने, या तो आपके पास सैनिटाइजर, उससे अपने हाथ को साफ़ कीजिए, या नियमित अंतराल के बाद आप अपने हाथ साफ़ करते रहिए। मुझे लगता है कि वो ज़्यादा प्रैक्टिकल सोल्यूशन है, बजाय इसके कि आप घर में देखिए घर के अंदर जो चीज़ है जिसे आप इस्तेमाल अकेले कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि उसमें आपको ज़्यादा घबराने की ज़रूरत है, क्योंकि आपके हाथ साफ़ हैं, आपकी सारी चीज़ें साफ़ हैं। लेकिन जो बाहर की चीज़ें हैं उनके प्रति आपको थोड़ी सी जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी कि उनको टच करने से बचें, और जहाँ पर आपको लगता है कि इन्फेक्शन हुआ है तो उनको जो भी ये डिसइंफेक्टेंट वाइप्स आती हैं, क्योंकि पब्लिक के लिए सबसे ईजी क्या है, डिसइंफेक्टेंट वाइप से उससे साफ़ कर लिया। फॉर एग्जांपल कि हम बाज़ार में जा रहे हैं और हमने एक कार्ट उठाई जिसमें हम शॉपिंग करने के लिए जा रहे हैं, हो सकता है मुझसे पहले किसी ने शॉपिंग की है उसमें और इन्फेक्शन हो, तो क्या करना है, आजकल अधिकतर मॉल्स में या उसमें वो आपको वाइप रख देते हैं, डिसइंफेक्टेंट वाइप, आप उससे क्लीन कीजिए, उसके बाद आप उसको लेके जाइए। तो इस तरीके के छोटे छोटे प्रिकॉशन, ये डिपेंड करेगा कि किस स्थिति में आप रह रहे हैं, कहाँ पे आप रह रहे हैं और वहाँ पे क्या करना है और किस प्रकार आप कर सकते हैं। दूसरी एक चीज़ आती है कि इस दौर में, क्योंकि हम जब थर्ड लेवल की चैलेंज को समझ रहे हैं और उसे अवॉइड करना चाहते हैं, रोकना चाहते हैं जी, अगर हम मार्केट से कोई सामान खरीदते हैं, हम बाज़ार पे जाते हैं, मजबूरी है हमें सामान को लेकर आना है, घर इस्तेमाल करना है, वहाँ पर किस तरह के हमें चुनौतियाँ और क्या हमें चैलेंजेस वहाँ पर हैं जिनको ध्यान रखना है, अवॉइड करना है? देखिए इसमें सिर्फ हमें 2-3 चीज़ें याद रखनी है। एक, आप क्राउडेड प्लेसेस से बचें, जहाँ पर भी है आप कम से कम 1 मीटर की दूरी बना के रखें, नंबर 1। नंबर 2, आपको ये रखना कि अगर आपको खांसी जुकाम या ऐसी कोई चीज़ है तो अपना मुंह कवर करके रखें मास्क से या रुमाल से, ताकि वो फैले नहीं। तीसरी चीज़, आप अगर कोई भी सामान लेके आते हैं आप घर पे रखिए, उसके बाद बाहर से आने के बाद ये अगर नियम बना लेते हैं कि बाहर से आने के बाद घर में हम घुसने के बाद सबसे पहला काम करेंगे कि प्रॉपर तरीके से हाथ को धोएंगे, तो मुझे लगता है ये आपको इन्फेक्शन रोकने में बहुत हद तक सहायता करेगा। दूसरी चीज़ है कि जब आप बाहर हैं या टच कर रहे हैं तो आपके हाथ इन्फेक्टेड हो सकते हैं किसी सरफेस के कांटेक्ट में आने से, आप उनको चेहरे पे लगाने से बचिए, नाक के पास, मुंह के पास, क्योंकि आदत होती है कि हमने कहीं लगा लिया तो आपको इन्फेक्शन अगर लगाएंगे तो स्प्रेड होने के चांसेस ज़्यादा हैं। बाहर हैं, आपने कोई चीज़ टच की है, हाथ धोइए फ्रिक्वेंटली, चेहरे पे नहीं लगाइए, यही प्रिकॉशन है जिसके द्वारा हम अभी इस इन्फेक्शन से बच सकते हैं। ओके डॉक्टर तरुण, 2 और चीज़ें हैं जो कि दर्शकों की ओर से क्वेरीज थी कि ऐसे में अगर हम कोई भी फूड प्रोडक्ट जो बाहर से ले रहे हैं उसको डिसइंफेक्ट करना है या उसको डायरेक्ट अगर हम कंज्यूम कर रहे हैं, क्या अवॉइड करना है और क्या हमें करना चाहिए? तो अभी तक किसी भी फूड प्रोडक्ट में ये वायरस नहीं पाया गया है। ये वायरस ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन या किसी चीज़ के छूने से ही फैलता है। किसी भी खाने के चीज़ में ये वायरस नहीं पाया गया है। एनीवेज़ प्रिकॉशन अगर लेना है तो ये है कि जो भी हम खाएं, चाहे वो वेजिटेबल्स हों, चाहे वो मीट प्रोडक्ट्स हों, अच्छे से कुक करके खाएं
उसके अलावा उसमें कोई डरने की कोई बात नहीं है कि किसी खाने से ये फैलेगा। और जो पैकिंग मटेरियल है खास तौर उसको लेकर, अगर वो पैकिंग मटेरियल के साथ आ रहा है उसको हम किस तरीके से ध्यान रखें जब हम उसको ले रहे हैं? और जैसा कि पुनीत ने कहा कि आप कुछ भी करें, कुछ भी टच करें, उसके बाद हाथ धुलें, सबसे बेहतर हथियार वही है। सब जैसा कि उन्होंने कहा बिल्कुल सही कि आप घर आएँ, जो भी मटेरियल है आप हाथ धोएं। यूजुअली जब ये पैकिंग फूड इंडस्ट्री में जब फूड पैक होता है तो वहाँ पे टेम्परेचर काफ़ी हाई रहता है, तो जनरली वहाँ से जो है वायरस के होने की संभावना कम है। बट क्योंकि ये एक फैक्ट्री से होके दुकान तक आने में ये काफ़ी जगह से गुजर रहा है कुछ लोगों के, तो देर में भी कुछ हो सकता है कि कभी इसमें कुछ कारण से आपको डर लगे। तो अगेन जस्ट टू रीइटरेट कि जो भी है आप हाथ धोएं अच्छे से और फिर इसका उपयोग करें। तो जैसा कि बोल रहे, खाना बनाने से पहले, खाना बनाने के बाद, कुछ भी खोलने से पहले आप हाथ धोएं। आरती, एक आखिरी मैं कमेंट चाहूँगा आपका कि जिस तरीके से हमने देखा है, एक सवाल जहन में ये भी उभरता है कि जो लोग कोरोना पॉजिटिव टेस्ट जिनका आया, कोई टाइम लिमिट या ड्यूरेशन कि जब वो नेगेटिव होने के बाद पूरी तरीके से स्वस्थ हैं, वो लोगों से मिल सकते हैं, क्राउडेड प्लेस में जा सकते हैं, या उन लोगों से मिलने में हमें कुछ और दिन तक अवॉइड करना चाहिए या दूरी बना के रखनी चाहिए? जो स्टडीज़ पाई गई हैं उसमें तो जो बंदा पॉजिटिव होके जब वो नेगेटिव हो जाता है, आइसोलेशन वार्ड से डिस्चार्ज होके घर चला जाता है, तो अभी तक तो वो ठीक, बिकॉज 80% इन्फेक्शन तो माइल्ड है और वो ठीक ठाक अपनी ज़िंदगी बिता सकता है। बट प्रिकॉशन के तौर पे हम ये कहते हैं कि 14 दिन तक वो अपने आप को घर में रखे, ठीक होने के बाद घर जाने के बाद, ताकि और लोगों से इतना घुले मिले नहीं, उसके बाद ही वो फिर लोगों से मिले ओके। ताकि वो घर पे रह के अब थोड़ा नॉर्मल वो रह के उसको फिर मिले लोगों को। ओके डॉक्टर पुनीत, एक आखिरी कमेंट में चाहूँगा दर्शकों के लिए जो अहम बातें हैं समराइज अगर करना चाहें कि क्या ख़ास हिदायत ध्यान रखने के लिए है फिलहाल? मैं सबसे पहले सभी लोगों से एक अपील करूंगा कि आप रिस्पांसिबल सिटीजन बनिए। आपकी जिम्मेदारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी है। अगर आप ये सोचेंगे कि सिर्फ सरकार ऐसा करेगी या हेल्थ वाले लोग ऐसा करेंगे या जो डिफरेंट एजेंसी वो करेंगी, तो हम सफल नहीं होंगे। सब लोग रिस्पांसिबल सिटीजन बनिए और सिर्फ 3 या 4 बातों का ख्याल रखिए। सबसे पहली चीज़ है फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग, साबुन से अच्छी प्रकार हाथ धोएं। नंबर 2, जब आप खांसते या छींकते हैं तो मुंह को ढक के रखें या मास्क का उपयोग करें। नंबर 3, एक सोशल डिस्टेंस जिसे कहते हैं कि करीब 1 मीटर की दूरी बना के रखिए। भीड़ भाड़ वाली जगहों पर मत जाइए। जब तक इसका स्प्रेड नहीं रुक रहा है, कोशिश करें कि घर के अंदर रहें, ज़्यादा बाहर नहीं जाएं, ताकि हम इसको सामूहिक रूप से रोकने में सक्षम रहें और दिखा सकें पूरी दुनिया को कि हम भारतीय लोगों ने इस पर बहुत ही अपने तरीके से विजय प्राप्त की और इस महामारी को रोकने से रोक पाए हैं। और 2 और अहम बातें जो मैं चाहूँ कि दर्शकों के लिहाज से आपका कर्तव्य बनता है कि जैसा कि हमारे पैनलिस्ट ने कहा कि सैनिटाइज़र ऑप्शन है, कंपल्शन नहीं है। साबुन और पानी उसका बेहतर इस्तेमाल करें। सैनिटाइज़र की किल्लत हो सकती है क्योंकि हम और आप जब लगातार इसकी मांग करेंगे उसकी डिमांड बढ़ेगी। और दूसरा, मास्क ख़ास लोगों के लिए हिदायत है कि वही पहने, क्योंकि अगर आप मास्क खरीदेंगे, इस्तेमाल करेंगे, उसका दुरुपयोग है। और फिर हमारे जो मेडिकल फील्ड से जुड़े डॉक्टर, नर्सेज या स्टाफ है, जिनके लिए ज़रूरी है कि जो संक्रमित लोगों के साथ सीधे संपर्क में हैं, उनके लिए मुश्किल हो सकती है, क्योंकि आपका लिया हुआ मास्क हो सकता है वो उनकी ज़रूरत हो, लेकिन आपके लिए वो बेकार भी हो सकता है। तो इन बातों का ध्यान रखते हुए इस लड़ाई को हम मिलकर जीत सकते हैं। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।